Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Sianwang One Shot FF। सो पहले बताइए कि आप सब कैसे हो। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और बहुत दिनों के बाद मैं एक स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब कमेंट कीजिए कि आप सब कैसे हो। मैं ठीक हूँ और इतने दिन लीव लेने का कारण है मेरा बेबी जो कि बीमार था। मतलब वो ठीक हो रहा है, फिर बीमार हो रहा है, फिर ठीक हो रहा है, फिर बीमार हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी वो ठीक है। इसीलिए मैं रिकॉर्ड करने की सोची और आज मैं एक शानोंग वन शॉट एफएफ अपलोड करने की सोच रही थी, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गई। और तो और जो मेरा एफएफ चल रहे हैं, जो पेंडिंग है, उन सबको भी मैं ख़त्म करने वाली हूँ बहुत जल्दी। जैसे कि वांगशान का एक चल रहा है, वो भी मैं ख़त्म करने वाली हूँ। और दूसरी वाली मेरा जो इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड है, वहाँ पर भी एक नई स्टोरी में अपलोड करने वाली हूँ। और ये एक सियानोंग एफएफ है, ये हिस्टोरिकल है और ये बीएल है, ओमेगा वर्जन नहीं है। यहाँ पर टॉप विभूषण है एंड बॉटम लान वांगजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू वन शॉट एफएफ को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें गुसु लान क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सन्नाटा मची हुई थी। यह रात का टाइम था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ तक कि डिसेबल्स भी वहाँ पर सो रहे थे, स्टूडेंट्स भी सो रहे थे। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसका नाम जिंगसी था। चलिए जिंगसी के अंदर जाते हैं। जिंगसी के अंदर भी अंधेरा ही था, बस एक ही लालटेन जल रही थी जिससे पूरा रूम उजाला में भरा हुआ था। धीमी सी रोशनी थी और बेड पर कोई लेटा हुआ था। वो वाइट कलर के रोब्स पहनकर लेटा हुआ था। अचानक छत में कुछ हलचल से महसूस होती है। वाइट कलर में जो रोब्स पहनकर लेटा हुआ था, उसका नाम लान वांगजी था। लान वांगजी जो कि बेहद क्यूट एंड हैंडसम एक लड़का था, जिसे पाने के लिए हर कुल की लड़कियां बिल्कुल पागल थी। लेकिन वांगजी एक शांत स्वभाव का था। वांगजी जो कि हर वक्त चुपचाप रहता था और हर एक रूल्स को फॉलो करता था। वांगजी आराम से ही सो रहा था, लेकिन छत की हलचल उसके कानों के अंदर गूंजती है। उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। उसके बाद खिड़की पर एक छाया दिखाया जाता है। वांगजी बस यही कहता है, कौन है? उसके बाद न जाने वांगजी को क्या हो जाता है। वो चुपचाप अपनी जगह पर लेट जाता है। खिड़की के अंदर से एक साया अंदर आता है। उसके बाद वो वांगजी की बेड के सामने आकर रुकता है और वो वांगजी को घूरता रहता है। उसके काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका रेड रिबन साफ साफ नज़र आ रहा था। उसके कमर के पास एक ब्लैक कलर की बांसुरी था। वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद उसका जो बेल्ट था वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और फिर वो उसका जो रोब्स का लेस थे वो भी ओपन होने लगता है। और धीरे धीरे करके वांगजी का जो शोल्डर था वो निकल कर बाहर आता है और वो सबको दिखाई देता है। और फिर वो काली साया वो बेड के ऊपर आ जाती है और फिर यहाँ पर सीन कट होती है। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है कि जितने सारे स्टूडेंट वहाँ पर थे गोसू में, वो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे। और इधर हम वांगजी को देखते हैं जो कि एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका भाई उसके पास आकर कब खड़ा हो गया, वांगजी ने ये तक नहीं देखा। उसका भाई उससे कुछ पूछ रहा था, लेकिन वांगजी को वो सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो अपने ही धुन में मगन था। जब जेवजन देखता है कि वांगजी से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो वांगजी को वो चिल्लाकर कहता है, वांगजी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वांगजी अपनी दाहिनी तरफ मुड़ता है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई खड़ा था। उसने कहा, बड़े भाई आप यहाँ पर? उसने ग्रीट किया। उसके बाद जेवजन ने कहा, तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं तब से तुमसे बात कर रहा था, क्या तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी? वांगजी ने कहा, जी नहीं, क्या आपने कुछ कहा? जेवजन ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह वांगजी तुम्हें हुआ क्या है? कुछ दिन से देख रहा हूँ
तुम बहुत उलझे उलझे से रहते हो। तुम अपना ध्यान तक नहीं रखते, यहाँ तक कि भी तुम खाना खाते वक्त भी कहाँ पर खोए रहते हो। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तबीयत खराब है तुम्हारी? वांगजी ने कहा, नहीं भैया, तबीयत खराब नहीं है। वो कुछ सवाल मेरे दिमाग में ऐसे बस गया है कि मैं उन्हें दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। जेवजन ने कहा, सवाल? सवाल कैसा? वांगजी ने कहा, अब वो मैं फिर तभी वांगजी ने अपने माइंड में सोचा, ये सब सवाल जो कि मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, अगर मैंने भाई को बताया तो फिर क्या ये बहुत बुरा नहीं होगा? नहीं, मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए, वरना उन्हें भी मेरे लिए बहुत चिंता होगी। जेवजन ने कहा, वांगजी क्या हुआ है? तुम फिर से सोच रहे हो? वांगजी ने कहा, जी कुछ खास नहीं, बस यही सोच रहा था कि इतने स्टूडेंट्स हैं, हम उनका ख्याल कैसे रखें। जेवजन ने कहा, तुम्हें ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सोचने के लिए हमारा अंकल यहाँ पर है। वांगजी चलो, अंकल ने तुम्हें बुलाया है। वांगजी ने कहा, जी ठीक है। उसके बाद वांगजी अपने भाई के साथ चला गया। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी पर कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे और वांगजी वहाँ पर लिख रहा था। सब लोग बस शांत ही थे। अचानक एक हवा का झोंका आ गया। वो हवा का झोंका सीधा वांगजी के पास आ गया। उसे छूते हुए थोड़ा साइड से खिड़की के पास से निकल गया। वांगजी को एहसास हुआ और वांगजी खिड़की की तरफ मुड़ते हुए कहा, नहीं, ये वही टच है। उसके बाद वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो खिड़की के पास चला गया और देखने लगा। उसने देखा कि दूर कैमेलिया के पेड़ पर फूल, जो कि फूल थे, वो हिल रहे थे, जैसे कि कोई उस पेड़ से फूल निकल रहा हो या फिर उन पत्तों के साथ खेल रहा हो। वांगजी ये सोचकर ही बाहर आता है और वो जल्दी में कैमेलिया के पेड़ की तरफ जाने लगता है। यहाँ तक कि वो अपने अंकल को ग्रीट भी नहीं करता। उसके अंकल उसे बुलाता है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। वो धीरे धीरे करके उस ग्राउंड में पहुँच जाते हैं जहाँ पर 2-3 कैमेलिया के पेड़ थे। वहाँ पर वांगजी आकर रुक जाता है। वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि उसके अलावा वहाँ पर कोई भी है, लेकिन हकीकत तो ये था कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जगह बिल्कुल खाली थी और यहाँ पर तो कोई आता भी नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड मैडम लान का है और यहाँ पर आने की परमिशन किसी को भी नहीं है सिवाय वांगजी, उसकी अंकल और उसके बड़े भाई का। लेकिन वांगजी को एहसास होता है कि कोई तो यहाँ पर है। उसके बाद वांगजी जैसे ही एक कदम बढ़ाता है, वैसे ही उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे छूकर पूरा एक चक्कर घूमकर फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और तो और उसके पास से एक हवा का झोंका बहती हुई गई, जिससे वांगजी को डर लगने लगा। उसे ऐसा लगने लगा और ऐसा एहसास होने लगा जैसे कि कोई तो उसके आसपास है। वांगजी वहीं पर ही बैठ गया और मेडिटेशन करने लगा। और मेडिटेशन करते हुए उसने अपनी कानों को खड़ा किया ताकि वो सुन पाए कि कोई उसके आसपास है कि नहीं। फिर वांगजी अपनी आंखों को ओपन करते हुए कहा, नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या वो चला गया? कोई तो यहाँ पर था। मैंने महसूस किया जैसे कि मैं हर रोज़ करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। वांगजी के साथ रोज़ रात को क्या हो रहा है यह वांगजी को याद नहीं रहता है, लेकिन वांगजी को ये एहसास होता है कि कोई तो उसके पास आता है, कुछ तो होता है। और सुबह उठते ही वांगजी को ऐसा लगता है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा कसरत कर लिया है, या फिर तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया है, या फिर किसी के साथ घंटों तक लड़ाई किया है। उसे ये एहसास होता है हर वक्त, हर दिन, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं रहता है। उसे बस इतना याद रहता है कि वो डिनर करता है और जाकर चुपचाप मेडिटेशन करके सो जाता है। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और कुछ भी हो, उसे कुछ भी याद नहीं आता, यहाँ तक कि उसे महसूस भी नहीं होती है। लेकिन सुबह उठकर उसकी शरीर
में दर्द होता है, और तो और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा काम किया हो या फिर किसी के साथ लड़ाई किया हो। उसे ये कुछ वक्त से ही हो रहा है, पिछले 1 महीने से उसे ऐसा हो रहा है जब से वो ड्रैगन देवता के मंदिर से आया है। बस उसके 2 दिन बाद से ही ऐसा ही हो रहा है। उसे ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई उसके आसपास है, हमेशा कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है और रूम में हमेशा कोई उसके साथ रहता है। फिर ये सोचने के बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी थी। अपनी मॉम को अपने सामने देखकर वो थोड़ा हैरान था। उसने कहा, तो फिर यहाँ पर मॉम थी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था। मॉम अब कब आई? मैडम लान ने कहा, मैं तो अभी अभी आया, मैं खिड़की से तुम्हें देख रहा था। क्या हुआ है वांग जी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो? वांग जी ने अपनी मॉम को बताया, मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कोई और है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है मॉम। इसकी मॉम ने कहा, अच्छा चलो मेरे साथ चलो। और फिर वांग जी अपनी मॉम के साथ चला गया। जब वो अपनी मॉम के साथ जा रहा था तभी पेड़ के पास साइड में हमें एक काली परछाई दिखाया जाता है, मतलब कि वहाँ पर कोई तो था। मैडम लान ने वांग जी से कहा, क्या हुआ है वांग जी बेटा, कुछ दिन से तुम बहुत उलझे उलझे से लग रहे हो, और तो और तुम यहाँ पर आते भी नहीं हो। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जो कुछ दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आई? वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैडम लान ने कहा, तो फिर कैसी बात है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, अपनी मॉम से मत छिपाओ, तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल रही हैं, तुम किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो। वांग जी रुक गया। सच में सिर्फ एक उसकी मॉम ही है और एक उसका भाई है जो उसको इतना अच्छा जानता है। वांग जी ने अपनी मॉम से कहा, दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे आसपास कोई मौजूद है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। उसकी मॉम ने कहा, क्या बात है, तुम्हें डर लग रहा है क्या किसी बात के लिए? वांग जी ने कहा, नहीं। उसके बाद पिछले 1 महीने से जो वांग जी के साथ जो सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ उसने अपनी मॉम को बताया। वो लोग तब बगीचे में बैठे हुए थे। वांग जी चाय पीते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है मॉम? उसकी मॉम ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मशहूर योद्धा हांग वांगजुन, जिससे सब लोग डरते हैं, कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उसे महसूस कभी नहीं कर पा रहा है कि वो कौन है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग सब कितने बहादुर हो, और अगर वो तुम्हारा पीछा करेगा तो वो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देगा? और तो और तुम्हें इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे लगता है तुम आजकल बहुत ज़्यादा ही कसरत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हो, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर भला इतनी गार्ड्स है, इतनी सिक्योरिटी है, यहाँ पर कोई कैसे घुस सकता है? वांग जी ने कहा, तो फिर वो सब कुछ क्या था जो मैंने महसूस किया? उसकी मॉम ने कहा, वो तुम्हारी बहम होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वांग जी, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। जब से मैं ड्रैगन मंदिर से निकलकर बाहर आया तब से मुझे लगा कि किसी ने मेरा पीछा किया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैडम लान ने हंसते हुए कहा, लगता है ड्रैगन गॉड तुम्हारे पीछे आए होंगे, उन्होंने तुम्हें लड़की समझ लिया। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, मॉम मजाक मत कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैडम लान ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारा पीछा कौन करेगा, और वो कर कर क्या फ़ायदा है उसका? वांग जी ने कहा, ऐसा तो नहीं है ना मॉम कि कोई मुझे मारना चाहता है। मैडम लान फिर से हंसते हुए कहा, अगर मारना होता तो कब का मार देता, इतने दिन ज़िंदा रखने की क्या ज़रूरत है 1 महीने से? वांग जी ने कहा, हाँ आपने सच्ची कहा है। फिर उसने अपनी मॉम को देखते हुए कहा, मॉम क्या ड्रैगन देवता कभी किसी को फॉलो कर सकता है? फिर मैडम लान उसे घूर कर देखता है, फिर हंसते हुए कहा, हाँ ज़रूर, अगर वो एक खूबसूरत लड़की होगी तो। वांग जी ने कहा, ओह मॉम। उसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मॉम मजाक मत कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
फिर मैडम लान ने कहा, लेकिन तुम किसी खूबसूरत लड़की से कम नहीं हो। वांग जी ने उसकी मॉम को घूर कर देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे आपको ये सब कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में वहाँ से चला गया। और मैडम लान हंसते हुए कहा, ओ लान वांग जी, तुम कितने मासूम हो सच में। सीन कट होता है। वांग जी अपने रूम में आते हुए कहा, हाँ मॉम अपने आप को समझता क्या है, जब चाहे तब देखो मजाक करती रहती है। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा था और उनको बस मजाक की पड़ी है। तभी जेबूचंद उसके रूम में आ गया। जेबूचंद ने कहा, वांग जी तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम लाइब्रेरी पर भी नहीं थे। देखो कल सुबह जल्दी आ जाना, लाइब्रेरी को साफ़ करना है, कुछ पुरानी किताब है उन्हें बाहर निकालना है और नई किताब को अंदर रखना है, समझे? बहुत सारी किताबें अभी भी आई हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है गगा, लेकिन ये पुरानी किताब को बाहर क्यों निकालना है? जेबूचंद ने कहा, कुछ कुछ किताब है जो कि फट गई है और बर्बाद हो गई है, तो हम उनको निकाल कर स्टोर रूम में रख देंगे और उसकी जगह नई नई किताब रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत ना हो। वांग जी ने कहा, हाँ ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, ठीक है मैं कल आपका हेल्प करूँगा। वांग जी ने अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखा। जेबूचंद ने कहा, वांग जी कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन उसने अपने माइंड में कहा। उसके बाद वो चला गया वहाँ से। शाम के टाइम वांग जी मेडिटेशन करने के लिए झरने के साइड में गया था और वो बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। तभी उसे अचानक से ऐसा लगा किसी ने उसे कंधों के ऊपर हाथ रखा, लेकिन फिर भी उसने अपनी आइज़ को ओपन नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कानों के पास अपने फेस को लेकर आया है, क्योंकि उसकी भारी और गर्म सांसें उसके कानों के पास एहसास हो रहे थे। वांग जी तुरंत आँखें खोल देता है और वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी ने कहा, कौन है? वांग जी चिल्लाते हुए कहा, तुम बार बार मेरा पीछा क्यों करते हो? आखिर तुम हो कौन? और तो और तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते और हमेशा मेरे आसपास रहते हो? मुझे पता है तुम किसी मतलब से यहाँ पर आई हो। तुम्हारा क्या मतलब है? और तुम हो कौन? क्या तुम कोई बुरी शक्ति हो या फिर एक आत्मा हो? तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझे बता सकते हो। तभी एक आवाज़ होती है पेड़ के साइड से। वांग जी अपनी तलवार को निकालते हुए कहा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उस तरफ चला गया। वो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और तो और वो उस काली साया को देख भी लेता है। उसने कहा, कौन हो तुम? रुक जाओ। वो फाइट करने के लिए आगे जाता है, लेकिन कुछ भी करके ही वो उस साया को पकड़ नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि वो साया अचानक से कहीं गायब हो गया। वांग जी हैरान था। उसने कहा, मैंने देखा एक काली साया यहाँ पर था, वो कौन था? फिर वांग जी अपने रूम में आता है और वह काले साए के बारे में सोच रहा था। उसके लंबे लंबे बाल थे। उसने अच्छे से देखा और वो वांग जी से थोड़ा सा लंबा था। उसने कहा, वो है कौन? वो बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहा है? क्या वो एक आत्मा है? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्या उसे मुक्ति नहीं मिली है? नहीं, मैंने बहुत सारे आत्माओं को मुक्ति दिलाया है, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? सीन कट होता है। शाम के टाइम वांग जी डिनर करके आया था। उसके बाद वो बर्थ लेने के लिए बाथरूम पर गया था। वो बाथटब में नहा रहा था। 1 महीने के अंदर उसकी बॉडी पर काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। उसकी बॉडी पर तरह तरह के निशान थे, यहाँ तक कि लव बाइट्स के निशान। वांग जी ने अपने माइंड में कहा कि निशान कैसे बने? क्या मुझे कहीं पर चोट लगी थी या फिर किसी कीड़े ने काटा है? वो बस उन्हें छूकर देख रहा था। अचानक ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वो उठकर बैठ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, तुम बहुत कर रहे हो। देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, जला दूंगा, समझे? तभी एक आवाज़ आती है दरवाजे से, मतलब कि कोई तो था जो कि चला गया। वांग जी उठकर अपनी रोब्स को पहनते हुए कहा, उफ, इस आत्मा की वजह से मैं शांति से नहा भी नहीं सकता हूँ, तंग करके रख दिया है मुझे। उसके बाद वो बाहर आता है। वो अपनी बालों को संवारता है। उसके बाद वो एक ड्रैगन की मूर्ति को बाहर निकालता है और फिर उस ड्रैगन के साथ बात करने लगता है। वो एक बहुत क्यूट सा गोल्डन ड्रैगन का मूर्ति था जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था और वो उसे साफ करते हुए उससे बातें कर रहा था। उसने कहा, पता है ड्रैगन गॉड, एक बुद्धू सा आत्मा मेरा पीछे पड़ गया है। मुझे लगता है उसे मुक्ति चाहिए, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है।
शायद वो मुझे डरा रहा है या तो खुद मुझसे डर रहा है। कैसा बुद्धू आत्मा है। तभी एक आवाज़ आती है खिड़की के पास से, इसने मुझे बुद्धू कहा। क्या मैं इसे बुद्धू लगता हूँ? सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांग जी को पसीना आ रहा था। वो अभी सो रहा था। उसे बहुत गर्मी और प्यास लग रही थी, लेकिन वो हिल डुल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके हाथ पैर को बांध दिया है। उसे पानी पीने की मन कर रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसे अपनी बॉडी के ऊपर बहुत भारी सा कुछ महसूस होता है, जैसे कुछ भारी भरकम चीज़ उसके ऊपर हो। यहाँ तक कि वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। इसे महसूस करने के बाद उसे बहुत घबराहट सी होती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे तक वांग जी को ऐसा एहसास हुआ कि शायद वो कुछ ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ से वो कभी भी निकल नहीं सकता। लेकिन वो उठकर बैठ जाता है। वो गहरी सांस लेता है। उसने देखा कि वो पूरा ही नेकेड था। ये देखकर वांग जी घबराए हुए था। उसने सांस लिया, बहुत बहुत भारी और एक गहरी सांस। उसके बाद उसने कहा, मैंने तो अपने पूरे रूप्स पहन कर सोए थे, तो फिर मेरे रूप्स कहाँ? उसने देखा कि नीचे बिखरे हुए हैं। पानी पीते हुए वांग जी सोच रहा था, क्या मैंने सोती हुई खुद से ही इसे खोल दिया या फिर कुछ ऐसी बात है। फिर उसने देखा कि खिड़की में एक काली साया है। उसने कहा, हे तुम। उसने फिर अपनी बॉडी को देखा और छुपाते हुए कहा, तो तुम मत देखना, बुद्धू आत्मा कहीं के। फिर वो काली साया वहाँ से निकल जाता है। वांग जी ने कहा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी अपनी रोप्स को समेटते हुए और तलवार को लेकर वहाँ से निकल गया। वो काली छाया धीरे धीरे करके अब सो हो रहा था। वो जा रहा था धीरे धीरे करके। वांग जी पीछे से आकर तलवार को उसके पास लेकर जाता है और वो साइड हो जाता है। उसके कानों के पास से वो तलवार निकल जाता है और वो पूरा ही सामने घूमता है और वांग जी के साथ उसका आई कांटेक्ट होता है। वांग जी और वो काले साया अब पूरे आमने सामने था। उसे एक झलक देखकर ही वांग जी की होश उड़ जाते हैं। उसके काले रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका रेड रिबन उसके बालों से घुल मिल रहा था। और तो और उसकी नोज़ और उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा क्यूट था और उसके लिप्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे। उसका स्किन कलर जैसे कि शाइन कर रहा था चांद की रोशनी में। उसका वो ब्लैक ड्रेस और ब्लैक रोब्स के अंदर वो रेड रोब्स जैसे उसे उभार रहे थे। उसकी कमर के पास एक बांसुरी था और वो उसे देखकर एक नोटिस स्माइल कर रहा था। वांग जी ने कहा, तुम। फिर वो काली साया मुस्कुराते हुए वहीं से गायब हो गया। वांग जी उसे देखकर हैरान था। फिर कुछ डिसिपल्स वहाँ पर आते हुए कहा, राजकुमार हांग वांगजुन, आप इतनी दौड़ कर क्यों आए? कुछ हुआ है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो सब लोग कबीले के अंदर आ गए। डिसिपल्स ने वांग जी से पूछा, राजकुमार, लेकिन आप इतने दौड़ कर क्यों गए? क्या कोई चोर घुस आया था? वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये शायद मेरा वहम था। मुझे लगा मेरी खिड़की से कोई भागकर जंगल की तरफ गया। लेकिन वांग जी ने डिसिपल्स से कुछ नहीं कहा और वो अपनी रूम की तरफ चला गया। जिंगसी के अंदर आने के बाद वांग जी बैठ जाता है और पूरा एक जग पानी पी लेता है। उसके बाद उसने कहा, वो कौन था? वो उसका चेहरा, उसका फेस, उसका वो स्माइल बहुत यूनिक थे। मैंने कभी भी इतनी चमकते हुए इंसान पहले नहीं देखा। क्या सच में वो एक आत्मा है? इतनी खूबसूरत आत्मा भी होती है दुनिया में? खूबसूरत। उसने मुझे बहुत तंग किया है। भले वो खूबसूरत हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक आत्मा है। वो चमक रहा था। वांग जी अब ड्रैगन गॉड के सामने आता है और वो उस मूर्ति को देखते हुए कहा, पता है ड्रैगन गॉड, मैंने उस दुष्ट आत्मा को देखा, लेकिन दुष्ट आत्मा इतनी खूबसूरत होती है मुझे पता ही नहीं था। वो चमक रहा था। उसके हेयर, उसका रिबन, उसकी आँखें, उसका नोज़, उसका लिप, हर एक चीज़ परफेक्ट था। ऐसा इंसान दुनिया में होता भी है?
वो अगर आत्मा होगा तो वो पिछले जन्म में इंसान ही तो था ना। लेकिन अगर उसे मुक्ति चाहिए तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, सिवाय तंग करने के। वो मुझसे बात करता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ड्रैगन गॉड, आपको क्या लगता है, क्या वो एक आत्मा है? इतना चमकने वाला आत्मा। मैंने इतने सारे आत्मा देखे हैं, लेकिन ज़िंदगी में इतना चमकदार आत्मा पहली बार देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उसके आमने सामने था। मैं तलवार उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो साइड हो गया, जैसे कि उसे दिखाई दे रहा हो कि पीछे से उसकी तरफ वार कर रहा हूँ। लेकिन उसने महसूस कैसे किया? और इतनी अच्छे से कौन लड़ाई कर सकता है? मैं तो लड़ना ही भूल गया था उसे देखकर। वो मुझसे बात नहीं किया, लेकिन मैं उससे बात करने वाला था, लेकिन वो भाग गया क्योंकि मेरे बुद्धू डिसेबल्स वहाँ पर आ चुके थे। हाँ, अब न जाने उससे कैसे मुलाकात करूँ और बात करूँ, और मुझे तंग क्यों कर रहा है। वांग जी हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि पूरी रात वांग जी को नींद भी नहीं आती है। उसकी आंखें, उसका लिप्स और उसका नोज़ हर वक्त वांग जी के सामने आ रहे थे। उसका इस तरह से पीछे मुड़ना, सब कुछ वांग जी को बार बार याद आ रहा था। वांग जी ने कहा, ओ नहीं 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 नहीं, मुझे उसे इतना याद नहीं करना है। और रही बात, वो मेरा दुश्मन है, उसने मुझे तंग किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये भोली सी सूरत देख कर ना मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे तंग करने की, हांग वांगजुन को तंग करने की। उसे पता नहीं है कि मैं लान वांग जी हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। ये बोलते बोलते वो सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और सपने में ही वो उसे ही देखता है। लेकिन वो उससे बात करने वाला था, तब अचानक से जेवुचन ने बुलाते हुए कहा, लान सान। उसके बाद वांग जी की आंखें खुल गई। वांग जी बाहर देखता है, सूरज उग चुका था। उसने कहा, क्या 5 बज चुके हैं? जेवुचन ने कहा, 5 नहीं 10 बज रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या इसका मतलब मुझे पनिशमेंट मिलेगी? जेवुचन ने कहा, हाँ वांग जी, तुम्हें पता है ना कि हमारे कबीले में एक रूल है कि 5 बजे सबको उठना है, लेकिन आज तुमने रूल्स को ब्रेक किया है और अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, अभी की अभी चलो। वांग जी जल्दी से रेडी होता है। फ्रेश होने के बाद वो कहता है, पता है कल रात मुझे कुछ हो गया था, और फिर कुछ होते होते फिर जेवुचन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा मेरे साथ चलो, और फिर वो उसे लेकर उसके अंकल के पास गया। वो जब अपने सामने अपने अंकल को देखता है तो उससे ग्रीट करता है। लान कोरैन एक बार वांग जी को देख लेता है और फिर दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहा, वांग जी आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। वांग जी ने कहा, नहीं अंकल, दरअसल कल कुछ होने वाला था और मेरे साथ कुछ होते होते और फिर होने ही वाला था, लेकिन सुबह हो गई। फिर जेवुचन ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो वांग जी, ठीक से बात करो। वांग जी ने कहा, नहीं, कल आत्मा में एक रात आई थी। फिर लान कोरैन उसे देखते हुए कहा, क्या आत्मा में रात आई थी? फिर वांग जी ने कहा, नहीं, रात में एक आत्मा आई थी। लान कोरैन ने कहा, तुम बातें बनाना बंद करो। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। लान कोरैन ने कहा, सच में तुम्हारे पास एक आत्मा आई थी? वांग जी ने कहा, हाँ, और वो आत्मा बहुत खूबसूरत थी, मैंने उसे गौर से देखा, वो बहुत ब्यूटीफुल था। लान कोरैन ने उसे देखते हुए कहा, वांग जी। फिर जेवुचन ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, इस डिसेबल से पूछ लो, ये लोग भी गए थे मेरे साथ। लान कोरैन ने डिसेबल्स की तरफ देखा। डिसेबल्स ने कहा, हाँ हम गए थे, लेकिन हमने वहाँ पर कोई आत्मा नहीं देखा। वांग जी ने कहा, अंकल मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पर एक आत्मा था। लान कोरैन ने कहा, वांग जी शायद तुम भूल गए हो कि ये गूसू है, ये लान कबीला है। यहाँ पर रात को हमारे मुख्य द्वार को वैध करके किसी आत्मा को अंदर प्रवेश नहीं मिलता है और करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ सही, तो ये दिमाग में मेरे क्यों नहीं आए कि रात को हमारे मुख्य द्वार को भेद करके कोई आत्मा अंदर कैसे आ सकती है? अब तो फिर वो क्या था? लान कोरैन ने कहा, वो कोई आत्मा नहीं था और तुम बातें बना रहे हो। वांग जी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मुझसे बात करने वाला था लेकिन गायब हो गया। जेवुचन ने कहा, वांग जी तुम अनाप शनाप बोलना बंद करो, अंकल बहुत गुस्से में है। लान कोरैन ने कहा, एक तो तुम देर से उठे हो
और दूसरी बात तुम बना बना कर बातें बोल रही हो, और तीसरी बात तुम झूठ बोल रही हो। वांग जी ने कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। लान कुरैन ने कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी वांग जी। वांग जी ने कहा, जब मेरी बात नहीं सुन रहे तो पनिशमेंट किस बात की? लान कुरैन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम और जिबुचन मिलकर लाइब्रेरी साफ़ करोगे, लेकिन तुम्हारा ये पनिशमेंट है कि पूरी लाइब्रेरी तुम अकेले ही साफ़ करोगे और तुम्हारा कोई हेल्प भी नहीं करेगा, और अगर किसी ने हेल्प किया तो मैं उसे इस कबीले से निकाल दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा कि क्या पूरा लाइब्रेरी को मुझे साफ़ करना पड़ेगा? लान कुरैन ने कहा, हाँ तुम्हें करना पड़ेगा वांग जी। क्या मैं किसी और को बोल रहा हूँ? वांग जी ने कहा, लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी को मैं अकेले? लान कुरैन ने कहा, तो फिर 100 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। वांग जी ने कहा कि क्या 100 कोड़े मैं लाइब्रेरी साफ़ कर लूँगा? ये बोलकर वो वहाँ पर रखी हुई पोछे और झाड़ू को लेकर जाते हुए कहा, मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। अगर वो इंसान होगा तो गायब कैसे होगा? वो आत्मा ही था। ये बोलकर वो लाइब्रेरी की तरफ चला गया। वो लाइब्रेरी साफ़ करने के टाइम भी उसी के बारे में ही सोच रहा था। सच में वो कौन था? कोई आत्मा इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? तभी वांग जी को याद आता है कि वो तो एक लड़का था। एक लड़के के बारे में वांग जी इतना क्यों सोच रहा है? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। वो एक लड़का है और मैं एक लड़का हूँ। एक लड़के को एक लड़के के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, लेकिन न जाने क्यों उसे लगाव सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं उसे फिर से देखूं। मुझे उसे देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा तो दिन में नहीं आ सकते हैं। तब इसके कानों के पास से एक आवाज़ आती है, किसने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ? ये सुनकर वांग जी चौंक गया। वो पीछे मुड़ता है। एक हवा का झोंका उड़ते हुए खिड़की के पास से निकल गया। उसने कहा, क्या? किसने कहा? कौन है? क्या वो आत्मा? क्या ये उसकी आवाज़ थी? वांग जी बैठ गया। उसने कहा, सच में ये उसकी आवाज़ थी। एक आत्मा की आवाज़ इतनी प्यारी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोलते बोलते वो उसके बारे में सोचने लगता है। उसकी सोच में एक बगीचा आता है जो कि फूलों से भरा हुआ होता है। फूलों की बगीचे में वो उस आत्मा के साथ घूम रहा था। तभी अचानक से वो आत्मा पीछे मुड़ता है। सच में वही हैंडसम फेस, कितना हैंडसम है, कितना प्यारा था। वो सब कुछ याद कर रहा था। उसे एक एक वक्त, एक एक पल, एक एक मोमेंट याद आ रहे थे। उसके दिलों को छू रहा था। अचानक से एक आवाज़ आई, लान वांग जी। तभी वांग जी की नींद टूट गई। सपना टूट गया। उसके बाद उसने अपनी भाई को देखा जो कि उसके सामने खड़ा था। फिर उसके भाई ने कहा, वांग जी, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ वांग जी करके, लेकिन तुम आवाज़ ही नहीं दे रहे हो। लास्ट में लान वांग जी कहाँ, तब तुमने मेरी तरफ देखा। वांग जी ने कहा, गगा आप यहाँ पर, आप कब आए? जेवुचन ने कहा, वांग जी तुम पागल हो क्या? तुम ये सब क्या है वांग जी? तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और पूरी लाइब्रेरी साफ़ करने के लिए बाकी है। चलो अभी अंकल नहीं है, अंकल कुछ टाइम के लिए कबीले से बाहर गए हैं। गांव में कुछ हलचल हुई है, वो देखने गए हैं। वांग जी ने कहा, हलचल? क्या हलचल हुई है? जेवुचन ने कहा, कुछ खास नहीं, चलो मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच गगा। उसके बाद वांग जी ने कहा, लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना? जेवुचन ने कहा, वांग जी मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच गगा, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। फिर जेवुचन ने उसे देखते हुए एक बार स्माइल किया। वो लोग दोनों मिलकर ही उस लाइब्रेरी को क्लीन कर रहे थे। अचानक से वांग जी के हाथ से एक किताब नीचे गिर गई। वो बहुत मोटी थी और बहुत पुरानी भी। उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल जम गया था। वांग जी धूल को साफ़ करते हुए कहा, ये कौन सी किताब है? फिर जेवुचन ने कहा, द ड्रैगन गॉड। ये तो ड्रैगन गॉड का किताब है, गोल्डन ड्रैगन गॉड। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जो गोल्डन ड्रैगन गॉड मेरे पास है वो वाला, उसकी कहानी है ये।
जीवुचू ने कहा हाँ, लेकिन अब ये कहानी कोई नहीं पढ़ता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा ऐसा क्यों? फिर जीवुचू ने कहा दरअसल बहुत वक्त पहले ये गोल्डन ड्रैगन गॉड, मैंने सुना था कि इंसानों को दिखाई देते थे और इंसानों के बीच वो रहता था, लेकिन अचानक से कुछ इंसानों ने उन पर बच्चे चुराने की और बच्चे खाने की जुर्म लगा दिया और इससे ड्रैगन गॉड बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और वो असलियत को सामने लेकर आए कि उन्होंने बच्चों को नहीं खाई और ना ही चुराया है और ना ही किसी की जान लिया है। इंसानों ने माफ़ी मांगा लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। वो बहुत गुस्सा हो गए थे और गुस्सा होकर आसमान में चले गए थे और वो कभी भी धरती पर नहीं लौटे। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या सच में? क्या मैं उसकी कहानी पढ़ सकता हूँ? ये सुनकर जीवुचू ने कहा ठीक है, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें किताब लेकर जाओ। वांग जी ने कहा थैंक यू गगा। लाइब्रेरी क्लीन करने के बाद वो फिर से नहाने के लिए आया था। नहाते नहाते वांग जी की कब आग लग गई वांग जी को पता भी नहीं था। वांग जी ने एक सपना देखा, बाथटब में वो सो रहा है, वो नहा रहा था, वो टोटली नेकेड था। अचानक से एक हाथ उसकी थाई पर आकर लगी और वो उसकी पैर को टच करते हुए उसकी थाई को रब करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था। वांग जी को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा एंड उसे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगा और तो और उसे ये महसूस भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा हॉट लगने लगा और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने लगा, कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। धीरे से उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके लोअर बॉडी पार्ट को टच करके उसे सहला रहा है। ये महसूस करने के बाद वांग जी अपनी आँखों को और भी कस करके बंद कर लेता है। उसके बाद वांग जी को एहसास हुआ कि धीरे धीरे करके कोई उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कब्ज़ा ले रहा है, कोई उसे अच्छे से टच कर रहा है, वो भी बहुत हॉटली। ये महसूस करने के बाद वांग जी पसीने से भीगने लगा। उसकी फॉरहेड से पसीने नीचे गिर रहे थे, उसकी आंखें बिल्कुल टाइटली उसने बंद करके रखा था। उसके बाल जो कि बर्तब के बाहर थे वो हवा में लहरा रहा था। एक हवा का झोंका और एक मीठी सी खुशबू उससे महसूस हो रही थी। उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके एब्डोमेन में छोटे छोटे लव बाइट्स कर रहा था और छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस। ये महसूस करने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा हॉट महसूस करने लगता है। धीरे धीरे करके जो लिफ्ट था वो ऊपर की तरफ आ रहा था। उसका निप्पल जो कि कोई शक कर रहा था, वांग जी अब चुप नहीं रह पा रहा था, वो भी हिल रहा था, उसकी आंखें टोटली बंद था। धीरे धीरे करके उसे ऐसा लगा एक और बॉडी उसकी बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। उसका टच बहुत ज़्यादा हॉट था और जो कि वांग जी का टच बहुत ज़्यादा कोल्ड था। तो वांग जी को ये टच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, तो वो उस टच की तरफ और आगे बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे करके उसको हग कर लेता है और जो लव बाइट्स करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था अब वो उसकी नेक को लिक सक बाइट कर रहा था। कभी उसकी नेक को लिक करता है, सक करता है, कभी बाइट करता है। इससे वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। अब वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर पा रहा था। लेकिन सच में ये टच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी किसी ने वॉइस में बोला तुम्हें किसने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ? ये सुनकर वांग जी को याद आ गया ये वॉइस तो उसकी है। वांग जी स्माइल करते हुए कहा तो फिर तुम कौन हो? फिर उस वॉइस ने कहा मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या कहा तुमने? लेकिन वांग जी लाख कोशिश करके भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वांग जी ने कहा तुमने क्या किया है? मैं अपनी आंखें क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ? उस इंसान ने कहा बस ऐसे ही, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो, मुझे बहुत शर्म आती है। फिर वांग जी ने कहा शर्म? जो सब कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो, तुम एक बेशरम हो और तुम्हें शर्म आ रही है? उस इंसान ने कहा देखो मैं बेशरम नहीं हूँ, सच कहूँ तो मुझे तुम काफ़ी पसंद हो और मुझे पता नहीं था कि मैं एक बॉय से प्यार करूँगा। मुझे नहीं लगा था कि बस एक ही पल में मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। जिस दिन तुम मुझे अपने पास रखे हो उस दिन से ही। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें अपने पास कब, कहाँ, कैसे? उस इंसान ने कहा याद करो, तुमने खुद कहा था कि आज से तुम मेरे हो, तो मैं तुम्हारा बन चुका हूँ ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा कब कहा था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं। उस इंसान ने कहा
अच्छा, तुम मुझसे कभी मिले नहीं, लेकिन मैं तो हर रोज़ आता हूँ तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हर रोज़ देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा हूँ। तो अगर मैं तुम्हारा हूँ तो तुम मेरे हुए ना। वांग जी ने कहा। लेकिन मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कब कहा था। उस इंसान ने, उस काले साया ने वांग जी की होठों के ऊपर फिंगर रखते हुए कहा, बस बहुत हो गया, और कोई बात नहीं, मुझे और कोई बात नहीं सुननी है। अभी बस मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, जबकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी अपने हाथ से उसे दूर हटाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। तुरंत उस इंसान ने, उस काले साया ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और अपनी रेड रिबन से बांध दिया। फिर वांग जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। फिर वांग जी ने उससे देखने के लिए अपनी आंखों को ओपन करने लगा। उसकी आइज़ धीरे से ओपन होती हैं, लेकिन जब वो अपने सामने उसको देखता है तब वो पागल हो जाता है। सच में वो पूरा ही नेकेड था। उसने कहा, हाँ तो मैं नेकेड भी हो सकती है। तभी उस छाया ने वांग जी की तरफ देखा। उसके बाद उसके साथ उसकी आई कांटेक्ट हो गया। वांग जी उसकी आंखों से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा राज है जिसमें वांग जी डूबता जा रहा था। वांग जी को पता ही नहीं था कि कब ये सब कुछ क्या हो गया। वो काले साया वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी जो हॉट लिप्स था उसे फील करते हुए अपने लिप्स को मूव करने लगता है, और फिर वो भी उसे किस बैक करता है। फिर वो धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी को स्क्रैच करता है अपने हाथों से, उसके निप्पल्स को स्क्वीज करता है, पिंच करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसकी पूरी बॉडी को टच करता है। वांग जी उसकी हॉट टच से पूरा ही पागल हो चुका था। उसके बाद वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को रब करता है अपने लोअर बॉडी पार्ट से, और फिर वो उसके अंदर इंसर्ट भी हो जाता है। वांग जी को पहले थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे करके अब उसे प्लेजर फील हो रहे थे, तो वो मौन करने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था वांग जी को। वांग जी ये काफ़ी टाइम तक उसके साथ कर चुका है। 1 महीना तो हो चुका होगा। अब वांग जी को पता लगा कि उसकी बॉडी में इतने दर्द क्यों होते थे, क्यों उसके कमर में इतना पेन होता था। लेकिन वांग जी ने कभी भी इस प्लेजर को फील नहीं किया था। आज पहली बार उसने इस प्लेजर को फील किया, तो वो उसे एंजॉय कर रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो स्पीड कर रहा था। उस काले छाया ने वांग जी को पूरी कस के पकड़ लिया था। उसके बाद वो लोग वहाँ पर टोटल 7 राउंड लेते हैं, और फिर जाकर वो उसके अंदर रिलीज़ भी हो जाता है। फिर वांग जी की आँख लग जाती है और वांग जी सो जाता है। जब वांग जी की आँख खुलती है तब वो खुद को अपनी बिस्तर पर पाता है। उसकी बॉडी पर इनर रूप्स थे। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने कहा, क्या मैंने सपना देखा? तभी उसकी बैक पर बहुत ज़्यादा पेन होती है। उसने कहा, नहीं, ये कोई सपना नहीं था। वांग जी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसने कहा, ये मैंने क्या किया है? अपनी वर्जिनिटी मैंने उसे दे दिया। ये कब से चल रहा है? वांग जी सोच में पड़ गया। वो गहरी सोच में पड़ गया था। वो फिर से गोल्डन ड्रैगन गॉड को बाहर निकालता है। उसने कहा, मैं अब वर्जिन नहीं रहा, मैं आपको नहीं छू सकता हूँ। आपको पता है, उसने 1 महीने तक मुझे धोखा दिया। मुझे लगा शायद वो कोई आत्मा है, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि ये सब कुछ 1 महीने से चल रहा है, और वो 1 महीने तक मेरे साथ ये सब कुछ किया। इसका मतलब मैं अब वर्जिन नहीं रहा। सीन कट होता है। वांग जी गहरी सोच में डूबा रहता है। 2 दिन बीत गए थे। वांग जी ये 2 दिन बिल्कुल भी नहीं सोया था। पूरी रात उसने जग कर बिता दिया। वो जागा हुआ था। वांग जी को नींद नहीं आ रही थी। वांग जी को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो काले साया भी 2 दिन से नज़र भी नहीं आया था। वांग जी को लगा शायद वो काले साया की आस मिट गई है और वो चला गया यहाँ से। उसने मेरी वर्जिनिटी ले लिया, अब मुझे छोड़कर भी चला गया। वो कितना घिनौना इंसान है। कुछ दिन बीत गए थे। टोटल 1 वीक बीत चुके थे। 1 वीक के बाद लान कुरैन वांग जी को बुलाता है। जेबुचुन भी वहाँ पर मौजूद था। उसने वांग जियान जेबुचुन से कहा कि आज हम लोग ड्रैगन मंदिर जाएंगे और वहाँ पर प्रसाद, फूल और पानी चढ़ा कर आएंगे। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को देखने लगता है, और फिर कुछ देर बाद वो लोग निकल जाते हैं। ड्रैगन मंदिर पहुँचने के बाद वांग जी अंदर नहीं आ रहा था।
वांग जी ने कहा, नहीं, मैं अब वर्जिन नहीं रहा, मुझे अंदर जाने की कोई हक नहीं है। ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, तुमने भी क्या कहा, वर्जिन? वांग जी ने कहा, कुछ भी तो नहीं कहा। जेबुचुन ने कहा, अंदर आ जाओ। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। फिर जेबुचुन ने कहा, अंदर आ जाओ वरना अंकल बहुत गुस्सा जाएंगे। वांग जी ना चाहते हुए भी अंदर आ गया। उसके बाद ड्रैगन गॉड को जेबुचुन फूल, मिठाई और माला चढ़ाता है। उसके बाद वो वहाँ पर कैंडल जलाता है और कुछ फ्रूट्स भी देता है। उसके बाद यहाँ पर लान कोरैन ने कहा, जाओ वांग जी, अब तुम पानी चला कर आओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, मैं वर्जिन नहीं हूँ। अगर इस वक्त मैंने ड्रैगन गॉड को पानी चढ़ाया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपने अंकल से कहा, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी सिर चकरा रहा है, मुझे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और ऐसी हालत में ड्रैगन गॉड को पानी चढ़ाना ये उचित बात नहीं है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, क्या तुम्हारा तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। जेबुचुन ने कहा, कोई बात नहीं वांग जी, तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ। ये बोलकर जेबुचुन पानी चढ़ा देता है। लान कोरैन ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। फिर वो लोग घर जा रहे थे। वांग जी बिल्कुल खोया खोया सा था। एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक वांग जी उस गाड़ी से टकराने वाला था। जेबुचुन ने कहा, हटो वांग जी वहाँ से। सब लोगों ने कहा, हटो हटो, लेकिन वांग जी हटने की टाइम ऐसा था, वो हट भी नहीं सकता है वहाँ से। वो गाड़ी आकर अचानक से रुक जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे हाथ से रोक लिया हो। फिर वही इंसान वांग जी के सामने जाता है। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना मेरी लान वांग जी? ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम? जेबुचुन ने कहा, कौन है? फिर वांग जी ने कहा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? फिर उस इंसान ने कहा, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं देख सकता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? लान कोरैन ने कहा, तुम किससे बातें कर रहे हो लान वांग जी? वांग जी ने कहा, किसी से भी नहीं। अगर मैंने इनको बोला कि मैं किसी आत्मा से बात कर रहा हूँ तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे, और ये भी तो एक पागल ही है। ये बोलकर वो आगे चला गया। लान कोरैन डांटते हुए जा रहा था, तुम बहुत लापरवाह हो चुके हो वांग जी, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पता नहीं तुम कहाँ खोए रहते हो। वांग जी बस अपने कानों को पकड़ के जा रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये अंकल भी ना बक 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 करते रहते हैं, लेकिन वो मुझे बचा रहा है। मैंने उससे पूछा ही नहीं इतने दिन तक वो कहाँ था, या फिर वो सब कुछ करके वो लापता हो चुका था। शाम के टाइम वांग जी गोसू की पहाड़ों में घूम रहा था और वो उसी के बारे में सोच रहा था। तभी कानों में आवाज़ आती है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? ये सुनकर वो पीछे मुड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम एक धोखेबाज हो। उसने कहा, धोखेबाज? मैंने कब धोखा दिया? वांग जी ने कहा, तुम एक हफ्ते से मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे पता है, तुम मेरी वर्जिनिटी चुरा कर। तभी वांग जी के चेक्स पिंक हो गए। वो ब्लश करने लगा। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ गया जब उसे उस दिन की बात याद आ गई। उस इंसान ने कहा, उस दिन के बाद? क्या बात है मेरा क्यूट लिटिल हब्बी? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? हब्बी? फिर वांग जी से देखते हुए कहा, कौन हब्बी? किसका हब्बी? तुम मुझे अपना हब्बी क्यों बोल रहे हो? उस इंसान ने कहा, उसने कहा, क्यों? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, तो हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हैं ना। वांग जी ने कहा, हस्बैंड एंड हस्बैंड? उसने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। अगर दोनों एक दूसरे का हो गए तो हस्बैंड हो चुके हैं, ऑफ कोर्स, है ना। वांग जी ने कहा, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये सुनकर उसने कहा, क्या गुस्सा? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वांग जी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम बहुत गंदे इंसान हो, आत्मा हो। फिर उसने कहा, फिर से वही बात, मैंने कहा ना मैं कोई आत्मा नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा तो तुम कोई आत्मा नहीं हो तो क्या हो? जादूगर? एक मिनट रुको, तुम काली पोशाक में हो, इसका मतलब तुम एक काली आत्मा हो, तुम काले जादू वाले आत्मा हो, और हम गोसू वाले काले जादूगरों से सख्त नफरत करते हैं, समझे। उसने हंसते हुए कहा, क्या काला पोशाक, इसका मतलब क्या है? काला जादूगर? ये बोलकर वो हंसने लगता है। वांग जी अपनी मुंह को फेरते हुए कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। उसने कहा, बट मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। उसके पास एक ब्लैक कलर का रैबिट
और एक वाइट कलर का रैबिट था। उसने वांग जी को देते हुए कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट है। मुझे पता है कि मैं फर्स्ट नाइट पर तुम्हें जो देकर आया था तुमने शायद उसको देखा ही नहीं। वांग जी ने कहा, क्या देकर आए थे? उसने कहा, ढेर सारा लव बाइट एंड ये करा। उसने वांग जी के हाथ को दिखाया। उसकी कलाई पर एक करा था। सच में वांग जी ने कभी अपनी कलाई पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी कलाई पर एक करा था, उसने कभी देखा ही नहीं। उसने कहा, ये कब आया? फिर उस इंसान ने कहा, ये तो मैं फर्स्ट नाइट पर देकर गया था। क्या तुमने देखा नहीं? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने देखा ही नहीं इसे। तुम इसे कब देकर गए थे? तभी अचानक से वो गायब हो गया। उसने कहा, अरे कहाँ चले गए हो? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वांग जी तुम यहाँ पर हो और अंकल तुम्हें ढूंढ रहे थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो कहाँ चला गया? फिर उसने रैबिट्स को अपनी रूप्स के अंदर छुपा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। सीन कट होता है। अंकल से बात करने के बाद वांग जी अपनी रूम में बैठा हुआ था और वो उस रैबिट को देख रहा था। अचानक से ब्लैक कलर में उस इंसान की और वाइट कलर में उसको अपनी छवि नज़र आता है। उसने कहा, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। तब उसे याद आया, हस्बैंड एंड हस्बैंड। उसने कहा था हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है। ये सुनकर वांग जी की जो गाल था वो फिर से लाल हो जाती है। उसे याद करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वो ब्लश कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसके बारे में सोचने लगता है। वो पूरी रात उसके बारे में ही सोच रहा था। धीरे धीरे करके न जाने क्यों उसे सोचना अच्छा लगता है। उसको सोचने के बारे में उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो हर वक्त उसे ही सोच रहा था और उसकी फेस को याद कर रहा था। उसने कहा, काश इस वक्त तुम मेरे पास होते। तभी अचानक से उसका फेस उसके हाथ में आ गया। उसने कहा, क्या तुमने मुझे बुलाया? ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम। फिर उसने कहा, तुमने तो मुझे बुलाया। वांग जी ने कहा, जाओ यहाँ से, मैंने नहीं बुलाया। उसने कहा, क्या सच में नहीं बुलाया? लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे बुलाया। तुम चिंता मत करो, तुम जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी हमेशा ये तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास रहेगा। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप, हस्बैंड हस्बैंड लगा कर रखा है, जाओ यहाँ से। उसने कहा, सच में चला जाओ? वांग जी ने कहा, हाँ जाओ। फिर वो चला गया। वांग जी ने कहा, अब ये तो सच में चला गया। वो गोल्डन ड्रैगन गॉड को बाहर निकालता है, मूर्ति को बाहर निकालता है। उससे बात करते हुए कहा, पता है वो बहुत बुद्धू है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन वो समझता ही नहीं, सच में चला गया। तभी खिड़की के पास छाया को दिखाते हुए हम ये सुनते हैं, तुमने भी कहाँ जाने के लिए और तुम कह रहे हो रुकने के लिए, लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ कुछ हो रहा है। सीन कट होता है। आज वांग जी अपनी कबीले से बाहर गया था कुछ किताबें लाने के लिए, जो किताबें अभी तक लाइब्रेरी तक नहीं पहुंची थी। जंगल का रास्ता था और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। शायद अभी रात के 2 बज रहे थे। शायद, मैंने कहा शायद। वांग जी जा रहा था घोड़ों में और डिसेबल्स भी आ रहे थे और एक बड़ा सा गाड़ी भी था घोड़े का जहाँ पर किताबें रखी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था वांग जी को और काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। ये जंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये लुटेरों से भरा हुआ जंगल है। बोलते ही बोलते अचानक से कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। वांग जी को समझ में ही नहीं आया। फिर वांग जी और बाकी डिसेबल्स उनसे फाइट करने लग गए। वांग जी और डिसेबल्स मिलाकर शायद 7 से 10 लोग होंगे और वो लोग करीब 25 से 30 लोग थे। वांग जी 7 लोगों को लेकर 25 से 30 लोगों से कैसे लड़ सकता है। जल्दी ही वो लोग वांग जी को अगवा कर लेता है और फिर वो वांग जी से कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। फिर वो वांग जी से सब कुछ छीनने लगते हैं। वांग जी ने कहा, देखो हमारी किताबें मत लो, प्लीज़ मुझसे मत फाड़ो, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। फिर वो वांग जी के पास से जितने सब जेवर थे वो सब कुछ ले रहे थे, यहाँ तक कि पैसे भी। उन्होंने वांग जी के हाथ पे करा देखा और करे को खोलने की कोशिश कर रहा था। हम उस छाया को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रहा था एक झरने के पास। वो बहुत खूबसूरत जगह था। मुझे ये सीन नज़र आता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो इंसान उस करे को निकालने की कोशिश कर रहा था, उस इंसान के पीछे से एक आवाज़ आती है, उसे छोड़ दो, वो मेरा है। ये सुनकर वो पीछे मुड़ते हुए कहा, कौन हो तुम? फिर वो उस इंसान को देखता है। उसने कहा, तुम कौन हो? वो बहुत भयानक लग रहा था। वांग जी ने कहा, ये यहाँ पर? फिर
उस इंसान ने कहा, तुम अकेला और हम 30 लोग हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? फिर उस इंसान ने कहा, कहाँ पर है तुम्हारे लोग? वो आसपास देखते हैं तो कुछ लोग दर्द से कतरा रहे थे, कुछ लोग भाग गए थे और कुछ लोग पैरों से बंध गए थे, और तो और कुछ लोग नीचे गिरे हुए थे, कुछ लोग बेहोश भी थे और कुछ लोग मर गए थे। ये देखकर उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो अब से कभी भी किसी को तुम यहाँ पर नहीं लूटोगे। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं खेती बाड़ी कर कर खाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वांग जी उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर? फिर वांग जी उठने जाता है, उसके पैर पर चोट लगी थी, वो उठ नहीं पा रहा था। उसने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और फिर उसे लेकर वहाँ से चला गया। एक नदी किनारे वो जाकर बैठ गया, उसके पैरों को उसने खोल दिया और फिर उसे पानी से धो दिया, कुछ दवा लगा दिया। उसने कहा कि सुबह तक ठीक हो जाएंगी और तुम दौड़ पाओगे। वांग जी ने कहा, क्या ज़रूरत थी अकेला उन सबके सामने आने की? ओ मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक काले जादूगर हो। ये सुनकर उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे जादूगर बुलाना बंद करो। वांग जी ने कहा, तो और क्या बुलाऊं? तुमने कभी अपना नाम बताया मुझे? फिर उसने कहा, मेरा नाम विभूषण है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विभूषण? फिर उसने कहा, हाँ, तुम मुझे विंग बुला सकते हो। वांग जी ने कहा, विंग? कितना प्यारा नाम है। फिर विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है मेरा नाम प्यारा है। वांग जी ने कहा, मैंने तो मन में कहा था, इसको सुनाई दे दिया। उसने कहा, तुम चाहते क्या हो मुझसे? विंग ने कहा, तुम्हारे साथ रहना। तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। वांग जी फिर से ब्लश करता है। वांग जी ने कहा, मैं एक लड़का हूँ। विंग ने कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? वांग जी ने कहा, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। ये बोलकर वो शर्माते हुए पीछे मुड़ गया। विंग ने उसे बैक हग करते हुए कहा, मुझे पता है इन दिनों में तुम मुझे बहुत मिस कर रहे थे और तो और मुझसे प्यार भी करने लगे हो, लेकिन तुम बोलने से कतरा रहे हो। वांग जी अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, इसे सब कुछ पता है। विंग ने कहा, तुम्हारे दिल में जो धड़कन है वो भी मैं सुन पाता हूँ, और तो और तुम्हारे मन में क्या बात छुपी है मुझे सब कुछ पता है, समझे? वांग जी विंग को हग करते हुए कहा, सच में तुम सच सब कुछ जानते हो? विंग ने कहा, हाँ सब कुछ जानता हूँ, और मैं मेरे हस्बैंड के बारे में सब कुछ नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसने कहा, ओह विंग तुम भी ना। विंग उसे घास के ऊपर लिटाते हुए कहा, आज की रात कितनी सुहानी है ना, देखो हम फिर से मिल गए। वांग जी ने कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया। वांग जी उसे हक करते हुए कहा, लेकिन अगर अंकल को पता लगेगा कि तुम एक बॉय हो तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? विंग ने कहा, वो मेरी बात मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, मैं तुम्हें विंग बुला सकता हूँ ना? फिर विंग ने कहा, ऑफ कोर्स बुला सकते हो, क्योंकि तुम मेरे लिटिल हस्बैंड हो ना। ये सुनकर वांग जी फिर से ब्लश करते हुए उसके रूप्स के अंदर अपने मुंह को छुपा लेता है। विंग उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें? वांग जी ने तुरंत अपने लिप्स को बढ़ा दिया। विंग ने स्माइल किया और अपनी फेस को झुका लिया और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। सीन कट होता है। जब सुबह वांग जी की आँख खुलती है तब वो विंग के बाहों में था और उसे सोते हुए विंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने विंग से कहा, सच में तुम कितने हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा। विंग ने सोते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, वो तो मैं हूँ। ये सुनकर वांग जी को फिर से शर्म आ जाती है और फिर से वो ब्लश करता है। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम शर्माते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। वांग जी खड़ा होते हुए कहा, मुझे घर जाना है। विंग ने कहा, ठीक है। फिर वो लोग फ्रेश होते हैं। वांग जी ने कहा, सारे किताब बर्बाद हो गए। विंग ने कहा, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। फिर विंग उसे उस जगह पर लेकर जाता है। वांग जी देखता है वो बिल्कुल सब कुछ ठीक था, वो डिसिपल्स भी ठीक थे। फिर वांग जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग ने कहा, सब कुछ हो सकता है, अब तुम जाओ। वांग जी ने कहा, और तुम? विंग ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ वांग जी। वांग जी से स्माइल से देखता है और फिर घोड़े के ऊपर आ जाता है और फिर वो गुस्सू के लिए निकल जाता है। सीन कट होता है। इधर
जेबुचुन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है अंकल वांगजी इसके लिए राज़ी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे अभी तक ये सब कुछ नहीं सोचा है। अंकल कुरैन ने कहा, वांगजी से मैं खुद पूछूंगा। सीन कट होता है। अब वांगजी घर पहुंच चुका था। वांगजी आराम कर रहा था। वेंग उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वेंग उससे कहता है, मुझे पता है तुम मुझे ही याद कर रहे थे। वांगजी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था। वेंग ने कहा, तुम्हारी आंखें कह रही है। फिर वांगजी ने कहा, नहीं तुम चले जाओ। फिर वेंग उठकर खड़ा हो जाता है। उसने कहा, ठीक है बाय, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे तो मैं जाता हूँ ना, और वैसे भी मैं तुम्हारे पास रहूँ तुम ये नहीं चाहते हो। तभी वेंग के हाथों को वांगजी ने पकड़ते हुए कहा, मत जाओ, मुझे पता है तुम सच में चले जाओगे। वेंग ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। वांगजी अपनी सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत नटखट हो। ये सुनकर वेंग हंसने लगता है और वांगजी भी। धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगता है। अब वेंग रोज़ रात को वांगजी के पास आता है, उससे बातें करता है। वो लोग इंटीमेट भी होते हैं और एक दूसरे को लिपट कर सोते हैं। अब वांगजी को वेंग की आदत लग गई थी। अगर वो वेंग को हग नहीं करता है तो उसे नींद नहीं आती है। हर शाम को वो लोग झील किनारे मिलते हैं और सुबह सुबह वो लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी करते हैं। वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था वेंग के साथ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अपना हमसफ़र मिल चुका है। अब वो वेंग को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता है। ऐसे करते करते 2-3 हफ्ते बीत चुके थे। फिर वेंग ने उससे कहा, तुमने ड्रैगन गॉड को पानी क्यों नहीं चढ़ाया। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दिया है। मुझे लगता है कि मैं ड्रैगन गॉड को पानी चढ़ाऊँगा तो ड्रैगन गॉड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनकर वेंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो गुस्सा नहीं होंगे, बल्कि वो खुश होंगे। वांगजी ने कहा, नहीं वेंग, तुम नहीं जानती हो। वेंग ने कहा, नहीं तुम नहीं जानते हो। दरअसल वो ड्रैगन गॉड। तभी वेंग गायब हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जेबुचुन आ चुका था। पीछे मुड़ते हुए वांगजी ने कहा, गगा। जेबुचुन ने कहा, तुम किससे बातें कर रहे थे। वांगजी ने कहा, किसी से तो भी नहीं, अपनी मन में। जेबुचुन ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो वांगजी, अंकल ने बुलाया है। वांगजी चला गया वहाँ से। वो एक बार पीछे मुड़ता है। वेंग उसे बाय बाय कर रहा था। उसके बाद वो स्माइल करता है। वो जब अंकल के पास जाता है तब वांगजी हैरान था। अंकल के पास बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर थी और वो दिखाते हुए कह रहा था, ये जिन कुल का है, ये जियान कुल का है, और ये वैन कुल का है, ये नी कुल का है। बताओ तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए। ये सुनकर वांगजी ने कहा, लड़की? लड़की क्यों। लान कुरैन ने कहा, शादी के लिए। सूरज ढल रहा था। वांगजी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिरते हुए कहा, मैं कैसे कहूँ कि मैं किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर उसने अपने आप से कहा, लेकिन अगर मैंने बताया तो अंकल बहुत गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने जिन कुल का एक लड़की को चूज़ किया। उन्होंने कहा, देखो वांगजी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका नाम मियान मियाँ है, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ाई में भी, और बहुत शांत स्वभाव की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर वांगजी ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है। ये बोलकर वो निकल गया वहाँ से। तभी लान कुरैन ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ वांगजी, तुमने क्या कहा। मुझे शादी नहीं करनी है। देखो तुम्हारा भाई आगे जाकर कुल प्रमुख बनेगा, इसीलिए वो वर्जिन है, लेकिन तुम्हें इस वंश को आगे बढ़ाना है, समझे। फिर वांगजी ने कहा, तो कका से कहिए मुझे शादी नहीं करनी है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्यों नहीं करनी है, वजह बताओ। मैडम लान वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा, क्या बात है, इतनी शोरगुल क्यों मची हुई है यहाँ पर। लान कुरैन ने कहा, मैंने एक लड़की को चूज़ किया है, लेकिन इसको शादी ही नहीं करनी है। वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। उसकी मॉम हाँ में अपने सिर को हिलाते हैं। फिर वांगजी ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है। मैडम लान ने कहा, बताओ वांगजी, क्यों नहीं करनी है, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। वांगजी अपनी मॉम को देखने लगता है। उसकी मॉम ने कहा, तुम्हारी आंखें साफ साफ कह रही है कि तुम किसी और से प्यार करते हो, बताओ कौन है वो। वांगजी ने कहा, हाँ ये सच है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर लान कुरैन के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, हाँ कम से कम मुझे अपना ग्रैंड चाइल्ड तो मिलेगा। ये सुनकर वांगजी हैरान था। उसने कहा, ग्रैंड चाइल्ड कैसे मिलेगा, वो तो एक लड़का है, मैं भी तो एक लड़का ही हूँ। ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, तुम क्या बिड़बिड़ा रहे हो। वांगजी ने कहा, कुछ नहीं। फिर ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तो बताओ वो लड़की कैसी दिखती है और कौन से कबीले से है। उसने कहा, वो कोई कबीले से नहीं है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या
वांग जी ने कहा वो एक आत्मा है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा आत्मा है? तुम एक आत्मा से प्यार करते हो? वांग जी ने कहा वो आत्मा वो एक काली आत्मा है। ये सुनकर लान कुरैन को और गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम एक आत्मा लड़की से प्यार करते हो जो कि काली शक्ति है? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें पता है ना हम काली शक्ति से कितना नफरत करते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ। लान कुरैन ने कहा मुझे उस लड़की से अभी के अभी मिलना है, बुलाओ उसे। फिर वांग जी ने अपनी दोनों फिंगर को घिसते हुए कहा दरअसल बात ऐसी है कि वो कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा कोई लड़की नहीं तो लड़का है क्या? वांग जी ने कहा हाँ। तभी लान कुरैन ने कहा क्या? वांग जी ने कहा दरअसल वो एक लड़का है। ये सुनकर लान कुरैन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद लान कुरैन को होश आता है। लान कुरैन ने कहा वांग जी कहाँ है? वांग जी वैसे के सामने खड़ा था। लान कुरैन ने कहा तुम एक लड़के के साथ? वांग जी ने कहा हमारी शादी भी हो चुका है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा तो वो सब कुछ भी हो चुका होगा? वांग जी लाल होते हुए कहा आपको तो पता ही है ना शादी के बाद क्या होता है। फिर लान कुरैन ने कहा इसे अभी के अभी पकड़ो। कुछ स्टूडेंट्स आकर उसे पकड़ लेता है। फिर वांग जी ने कहा मेरी बात तो सुनिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है। मैं सच कह रहा हूँ, आपको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा। लान कुरैन ने कहा इसे कोड़े मारने पड़ेंगे, चलो इसे लेकर चलो। वो लोग उसे बांध देते हैं और उसे वहाँ पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कोड़े मारे जाता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए था, वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर लान कुरैन ने कहा तो तुम बताओ, तुम उस क्या नाम बोल रहे हो वो उसको भूल जाओगे और तो और तुम मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लोगे? वांग जी ने कहा हरगिज़ नहीं, मैं उसको धोखा नहीं दे सकती है, और तो और वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा ठीक है, इसे 1750 कोड़े मारो। ये सुनकर वांग जी ने कहा 1750 कोड़े? इससे अच्छा है कि आप मुझे हलाल कर दो, मेरा गला काट दो, मुझे मार डालो। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी ज़ुबान मेरे सामने लाने की? पता है तुमने क्या किया है? ड्रैगन गॉड कभी भी तुमसे खुश नहीं रहेंगे, वो तुम्हें श्राप देंगे, और तो और इसीलिए तुमने ड्रैगन गॉड को पानी नहीं चढ़ाया। मुझे पता है क्योंकि तुमने घिनौना काम जो किया है। वांग जी अपने सिर को झुकाते हुए कहा अंकल प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी और को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा ठीक है, तो मैं भी ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकता हूँ, मारो इसे। वो लोग मारने जाते हैं लेकिन कोरा अपने आप ही रुक जाता है। अचानक से गोल्डन ड्रैगन गॉड बाहर आता है। जे बच्चन और बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैडम लान ने कहा क्या इतने 1000 साल बाद ड्रैगन गॉड बाहर निकले हैं? हमें यकीन नहीं हो रहा है। वो लोग घुटना टेक कर बैठ जाता है। वांग जी भी और सब लोग उसकी तरफ देखकर प्रे करने लगते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लान कुरैन ने कहा देखा वांग जी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने पाप किया है, इसीलिए ड्रैगन गॉड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और वो यहाँ पर आए हैं। वांग जी ने कहा देखिए मैंने गलती किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरी विंग को कुछ मत करना प्लीज़, आप मुझे सज़ा दीजिए, मुझे सज़ा मंजूर है। ये सुनकर ड्रैगन गॉड नीचे आता है और नीचे आने के बाद सबको देखने लगता है और फिर वो अपने इंसानी रूप में आता है। जब वो इंसानी रूप में आता है तब उसे देखकर वांग जी बेहोश होने वाला था। उसने कहा क्या तुम? फिर वांग जी ने कहा तुम यहाँ पर? लान कुरैन ने कहा तुम नहीं, आप बोलो, वो ड्रैगन गॉड है। वांग जी खड़ा हो जाता है। उसने कहा ड्रैगन गॉड नहीं, इसका नाम विंग है, इसके बारे में तो मैं बात कर रहा था। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा क्या ड्रैगन गॉड ही है वो? फिर विंग आगे आते हुए कहा, उसने घुटना टेक दिया। ये देख कर लान कुरैन ने कहा ये आप क्या कर रहे हो ड्रैगन गॉड, क्या करें, हमसे कोई गलती हो गई क्या, आप घुटना क्यों टेक रहे हो? विंग ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस दिन मैंने वांग जी को देखा मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मेरे गोल्डन मूर्ति को किसी ने कभी हाथ भी नहीं लगाया, मैं वहाँ पर कब से गिरा हुआ था, किसी ने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वांग जी ने पहली बार
वहाँ मुझे देखा और मुझे उठाकर लेकर आया। उसने कहा कि मैं तुम्हें क्लीन करूँगा। उसके बाद आपने उसे उसके पास रखने के लिए परमिशन दे दिया। और तो और उसने ये कहा कि हमेशा हमेशा के लिए मैं उसका हूँ और हमेशा हमेशा के लिए वो मुझे अपने पास रखेगा। तब से ही मेरे अंदर एक जुनून चढ़ गया और न जाने क्यों देखते ही देखते वांगजी में मुझे कुछ अलग सा चीज़ नज़र आया और 1 महीने के अंदर मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ। मसूर ग्रैंड मास्टर लान कुरैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ। अगर आपको 1750 कुरे मारने हैं तो आप मुझे मार लीजिए, मेरे वांगजी को नहीं। उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उससे प्यार किया है, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं उससे अलग नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, मुझे पहले से पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वांगजी काफ़ी ज़्यादा खोया खोया सा रहता था। वेइंग उठकर खड़ा होता है और ग्रीट करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लान कुरैन उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो ड्रैगन गॉड? अगर आप माफ़ी मांगोगे तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ये तो हमारा खुश नसीब है कि आप वांगजी को अपना रहे हो, लेकिन अजीब नहीं है कि आप दोनों लड़के हो? वेइंग ने कहा, अजीब? मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगता। मैडम लान ने कहा, मुझे इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी 2 लड़के आपस में प्यार कर सकते हैं, इसमें इतने अजीब की बात है? ये सुनकर जेबुचन ने कहा, अगर वांगजी खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ये सुनकर वेइंग स्माइल करते हुए कहा, तो आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हो? लान कुरैन ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, ड्रैगन गॉड हमारा रिश्तेदार बनेंगे, इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई कुछ और हो सकता है क्या? वांगजी स्माइल करते हुए वेइंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। वेइंग ने कहा, मुझे पता था मैं तुम्हें अपनाऊंगा और हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, समझी? लान कुरैन ने कहा, मैं तुम दोनों की शादी खुद खरीद रहकर करवाऊँगा। ये सुनकर वेइंग और काफ़ी ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट डे उन दोनों की शादी था ड्रैगन मंदिर के सामने। वहाँ पर उन दोनों की शादी भी हो रही थी। वो लोग रेड रफ्स में थे, वो लोग बाउल्स ले रहे थे। उसके बाद उन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। फिर वो लोग खाना खाते हैं और एक दिन वहाँ पर रहते हैं। वो लोग अपना फर्स्ट वेडिंग नाइट मनाते हैं। वांगजी ने कहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम तो पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं ना। ये सुनकर वेइंग ने कहा, पागल कहीं का। उसके बाद सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वेइंग ने कहा, अब मुझे अपना महल लौटना पड़ेगा। वांगजी ने कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? वेइंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हारा बिना नहीं रह सकता हूँ। वांगजी स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था। ये बोलकर उसने स्माइल किया। अगले सीन में वो सबको गुड बाय कहता है और वेइंग वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए आसमान में उड़ जाता है। लान कुरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उन्हें देख रहा था। मैडम लान की आंखों में आंसू थे और जेबुचन बहुत ज़्यादा खुश था अपने भाई के लिए। फिर वेइंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, लान जान, वेइंग के महल में तुम्हारा स्वागत है। फिर वांगजी ने कहा, ओ वेइंग, तुम इतने हैंडसम हो, न जाने तुम्हारी महल कितना खूबसूरत होगा। वेइंग उसे लेकर उड़कर चला गया और यहीं पर इस स्टोरी का द एंड हो जाता है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। नेक्स्ट फैन फिक्शन में मिलते हैं, तब तक खुश रहो, हेल्दी रहो अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय। और हाँ, अगली मैं शॉर्ट स्टोरी लेकर आऊँ या फिर लॉन्ग स्टोरी, ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? और कमेंट ज़रूर करना। चलो बाय बाय।